मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर आज तड़के हादसे का शिकार बनी दो गाड़ियों से एक के बाद एक 3 गाड़ियां टकरा गई, जिसकी तस्वीरें बांद्रा वर्ली सी लिंक पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक दो गाड़ियां पहले से ही हादसे का शिकार बन गई थी। गाड़ियों में सवार कई लोग घायल हो गए थे। घायलों को लेने के लिए वहां एक एम्बुलेंस पहुंची थी। इससे पहले कि एम्बुलेंस घायलों को लेकर जाती 3 और गाड़ियां आकर टकरा गई। देखते ही देखते एक के बाद एक 5 गाड़ियां हादसे का शिकार बन गई। तड़के करीब 3:30 बजे हुए हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और राहत बचाव काम शुरू हुआ। और हादसा इतना जबरदस्त था कि 5 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने एहतियातन बांद्रा से वर्ली की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे में घायल 12 लोगों में 3 से 4 की हालत गंभीर है। हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करके हादसे का शिकार बने लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई, जबकि घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में दशहरा के मौके पर शस्त्र पूजा की और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मोहन भागवत ने कहा कि शक्ति शांति का आधार है और हर शुभ काम करने के लिए शक्ति चाहिए। यही नहीं, मोहन भागवत ने भारत के बढ़ते कद पर खुशी जाहिर की और कहा कि हमारी प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ गई है। हमारी प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ गई है, हमारी विश्वासार्हता बढ़ गई है। मोहन भागवत आरएसएस को लेकर किए जा रहे दुष्प्रचार पर भी बोले। उन्होंने कहा कि लोगों को संघ का नाम लेकर डराया जा रहा है। लोग डरा दे, अरे संघ वाले मारेंगे, अरे हिंदू संगठन होगा ना तो सबको बाहर जाना पड़ेगा। आरएसएस प्रमुख ने हाल के दिनों में हुई हिंसक वारदातों का भी जिक्र किया और कहा कि ऐसी घटनाओं ने समाज को हिलाकर रख दिया है। कुछ दिन पहले उधर उदयपुर में, इधर अमरावती में और भी जगह बहुत जघन्य क्रूरता वाली घटनाएं हुई। मोहन भागवत ने इस दौरान नारा दिया कि हमको एक रहना है, हमें भारत का होना है। इस दौरान मंच पर मोहन भागवत के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और मुख्य अतिथि संतोष जाधव मौजूद रहे। ये पहला मौका था जब किसी महिला को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। और 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की एकमात्र महिला संतोष जाधव ने भी शस्त्र पूजा की। इस दौरान मोहन भागवत ने समाज में महिलाओं की भागीदारी का भी जिक्र किया। संपूर्ण समाज का संगठन करना है तो संख्या की दृष्टि से आधा भाग हमारे समाज का मातृशक्ति का है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि कुछ लोग भारत की प्रगति से चिढ़ते हैं और उसे डीरेल करना चाहते हैं। हमारे बीच दूरियां बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसे सतत उनके प्रयास चलते हैं जिससे इस देश में एक आतंक का वातावरण हो। मोहन भागवत ने जाति के नाम पर समाज को बांटने का काम करने वालों से भी सावधान रहने की अपील की। हम उनको पैठ दे इसलिए वो हमसे नजदीकी जताते हैं। जाति के नाम पर, पंथ संप्रदाय के नाम पर उनके इस चंगुल में फंसना नहीं। अपने संबोधन में मोहन भागवत ने समान जनसंख्या पॉलिसी बनाने पर भी जोर दिया ताकि बढ़ती जनसंख्या को रोका जा सके। हमारा देश 50 वर्षों के बाद कितने लोगों को खिला सकता है, कितने लोगों को झेल सकता है, इतने लोगों के शिक्षा की, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था हम कर सकेंगे। यही नहीं, मोहन भागवत ने मातृभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया। विजयदशमी के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातों का जिक्र किया। दशहरे के दिन भागवत ने देश विरोधी 10 रावणों पर वार किया। मोहन भागवत ने प्रतिबंधित संगठन पीएफआई का नाम लिए बगैर कहा कि जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर कुछ लोग अपना हित साधते हैं और देश विरोधी बन जाते हैं। जनसंख्या का जिक्र करते हुए भागवत ने कहा कि जनसंख्या पर एक समग्र नीति बननी चाहिए जो सब पर समान रूप से लागू हो। गला काट गैंग की बात करते हुए उन्होंने कहा कि उदयपुर और अमरावती में जो कुछ भी हुआ वो बहुत क्रूरतापूर्ण था। संघ प्रमुख ने जातिवाद को जहर बताते हुए एक मंदिर, एक पानी और एक शमशान का नारा भी दिया। उन्होंने कहा कि रूढ़िवादी होने से तरक्की रुकती है, इसलिए पुराने और नए को साथ मिलकर चलना होगा। भेदभाव का मुद्दा उठाते हुए भागवत ने कहा कि समाज महिला पुरुष दोनों से बनता है, इसलिए इस पर विवाद नहीं होना चाहिए कि कौन श्रेष्ठ है। भागवत ने यह भी कहा कि अल्पसंख्यकों में आरएसएस के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया। उन्होंने आश्वस्त किया कि अल्पसंख्यकों को कोई खतरा नहीं है। बंटवारे का जिक्र करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि अलग सोच का बुरा परिणाम हम पहले भी देख चुके हैं। देश विरोध की बात पर संघ प्रमुख ने कहा कि कुछ लोग
देश में अराजकता फैलाने की साजिश कर रहे हैं, लोगों को इससे बचना होगा। और 10वें रावण के तौर पर भागवत ने आतंकियों का जिक्र करते हुए कहा कि दुर्जन लोग आक्रमण करते हैं तो आत्मरक्षा सबका कर्तव्य है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एवलांच में फंसे पर्वतारोहियों को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। ट्रेनिंग पर गए पर्वतारोहियों का एक दल बर्फीले तूफान की चपेट में आ गया था। अब तक 10 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि कई पर्वतारोही अब भी फंसे हुए हैं, जिनको सुरक्षित निकालने के लिए सेना की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आज भी मातली हेलीपैड से एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और कई पर्वतारोहियों को सुरक्षित निकाला। पर्वतारोहण के एडवांस कोर्स के लिए द्रौपदी का डांडा पर्वत 2 गए 29 ट्रेनी पर्वतारोही एवलांच आने से फंस गए थे। पर्वतारोहियों को निकालने के लिए कल से ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहाड़ी इलाका और मौसम में खराबी के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन लंबा खिंच रहा है। उत्तरकाशी में लापता हुए ट्रेनी पर्वतारोहियों के सर्च ऑपरेशन के लिए आप देख सकते हैं कि जो हेलीकॉप्टर है वो तैयार है। एयरफोर्स की स्थिति जो इंस्टीट्यूट है उनके एक्सपर्ट्स को ही ज़्यादा अच्छे से पता है, तो अभी समय लगेगा थोड़ा। रेस्क्यू मिशन में सेना के अलावा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान भी जुटे हुए हैं। और इस बीच मातली हेलीपैड पर एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर 6 पर्वतारोहियों को लेकर वापस लौटा। मौत के मुंह से वापस लौटे पर्वतारोहियों ने अपनी आप बीती भी सुनाई। हादसे में सुरक्षित बचे आकाश के मुताबिक महज 6 से 10 सेकंड में ही एवलांच ने पर्वतारोहियों की टीम को हिट कर दिया। एवलांच इतनी तेज आया कि पर्वतारोहियों को बचने का भी मौका नहीं मिला। अनफॉर्चुनेटली जो स्नो के अंदर दब गए तो उनको वो नहीं निकाल सके और अभी उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आकाश के अलावा 5 और खुशकिस्मत पर्वतारोही मौत के मुंह से वापस आए। एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर इन्हें लेकर मातली हेलीपैड पहुंचा। मातली हेलीपैड पर आप देख सकते हैं कि जो एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है वो लैंड हुआ है। ये जो पहली टीम है वो पहुंची हुई है यहाँ पर। एवलांच में बर्फ में दबने से उत्तरकाशी का नाम रोशन करने वाली पर्वतारोही सविता कंसवाल की भी मौत हो गई। सविता महज 26 साल की थी और ट्रेनी पर्वतारोहियों को ट्रेनिंग देने वालों में शामिल थी। एवलांच की चपेट में आने से उनकी भी मौत हो गई। सविता ने महज 16 दिन में माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू को फतह कर विश्व कीर्तिमान बनाया था। इसी साल 12 मई को उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था। इसके 15 दिन बाद सविता ने माउंट मकालू को भी फतह किया था। सविता उत्तरकाशी के लोंथरू गांव की रहने वाली थी और उन ट्रेनर्स में शामिल थी जो उभरते हुए पर्वतारोहियों को एडवांस ट्रेनिंग देने गई थी। सविता का शव बरामद कर लिया गया है। उनकी मौत पर उत्तरकाशी समेत पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। और इस वक्त दिल्ली से रावण दहन की तस्वीरें आ रही हैं, सीधा आपको वहीं लिए चलते हैं। आज विजयदशमी के मौके पर देश के कई हिस्सों में रावण दहन हो रहा है और ये तस्वीरें दिल्ली के रामलीला मैदान से। रावण दहन की तस्वीरें देश के कई हिस्सों से 200 कैमरा की मदद से सुबह से अब तक जी न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है। इस वक्त ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये दिल्ली से आ रही हैं रावण दहन की तस्वीरें। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माने जाने वाले इस त्योहार में रावण दहन अहम हिस्सा होता है और इस वक्त पूरे ही देश से जो तस्वीरें आ रही हैं रावण दहन की आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। दिल्ली के चिड़ियाघर ने लोगों में जानवरों के प्रति प्रेम और जागरूकता बढ़ाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। दिल्ली चिड़ियाघर की इस पहल के तहत अब कोई भी व्यक्ति या संस्था जानवरों को गोद ले सकता है। दिल्ली के चिड़ियाघर में अलग अलग प्रजातियों के 1100 से ज्यादा पशु पक्षी हैं, जिनके लिए अलग अलग रेट तय किए गए हैं। चिड़ियाघर में सबसे महंगा रेट शेर, बाघ, गैंडे और हाथी का है, जिन्हें गोद लेने के लिए सालाना 6 लाख रुपए तक खर्च करने होंगे। इसी तरह एक तेंदुए को गोद लेने के लिए 3,60,000 रुपए देने होंगे। वहीं जंगली भैंसे को 2.25 लाख रुपए में गोद लिया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति भेड़िए को गोद लेना चाहे तो उसे 1,80,000 रुपए देने होंगे। ऐसे ही हिरण या फिर हॉर्नबिल पक्षी के लिए 40,000 रुपए सालाना देने होंगे। सबसे कम कीमत पर ऑस्ट्रेलियन तोते को गोद ले सकते हैं, जिसके लिए सालाना 700 रुपए चुकाने होंगे। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर को एम्स की सौगात दी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पीएम मोदी ने एम्स का उद्घाटन किया। करीब 1500 करोड़ की लागत से बने इस एम्स अस्पताल में सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस 15 से 20 सुपर स्पेशलिटी विभाग होंगे।
विजयदशमी के मौके पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के चमोली में शस्त्र पूजा की। वहीं जवानों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का अकेला देश है जहां शास्त्र और शस्त्र दोनों की पूजा होती है। कश्मीर के शोपियां में एक साथ 2 जगहों पर सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई। द्राज और मुलू में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर किया, जिसमें एसपीओ जावेद डार की हत्या में शामिल आतंकी भी मारा गया। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत सेना के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने एक बार फिर ट्विटर को खरीदने का प्रस्ताव रखा है। एलन मस्क ने $44 बिलियन की कीमत पर सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को खरीदने का प्रस्ताव रखा है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर को बड़ी सौगात दी है। गोरखपुर में सफेद बाघिन गीता को सीएम ने बाड़े से जू में छोड़ा। सीएम योगी ने तेंदुए के शावक को दूध पिलाया। छोटे तेंदुए को सीएम योगी ने पहले गोद में उठाया और फिर बोतल से उसे दूध पिलाया। उनके साथ डॉक्टर और अन्य अधिकारी भी नजर आ रहे हैं। इसी के साथ सीएम योगी ने तेंदुए के 2 बच्चों का नामकरण भी किया। ईरान की राजधानी तेहरान के पास गोहरत दश्त में कुछ स्कूली छात्राओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और वहां पहुंचे कुछ कर्मचारियों को खदेड़ दिया। ये छात्रा ईरान में जारी हिजाब विरोधी आंदोलन के समर्थन में पहुंची थी, लेकिन जब वहां मौजूद कुछ सरकारी कर्मचारियों ने उनको रोकने की कोशिश की तो छात्राओं ने एक व्यक्ति को दौड़ाकर कैंपस के बाहर खदेड़ दिया। इस दौरान छात्राएं फारसी भाषा में बेशर्म बेशर्म के नारे भी लगा रही थी। हिजाब विरोधी आंदोलन के समर्थन में उतरी इन स्कूली छात्राओं में ज्यादातर ने हिजाब भी नहीं पहना था और वो लगातार इस शख्स पर कुछ फेंक रही थी। जिस व्यक्ति को इन लड़कियों ने कैंपस के बाहर खदेड़ा वो शिक्षा विभाग का अधिकारी बताया जा रहा है कि इस अधिकारी ने छात्राओं को हिजाब का विरोध करने से रोका था, जिस पर लड़कियों का गुस्सा भड़क उठा। हिजाब का विरोध कर रही महसा अमीनी की मौत के बाद से ही पूरे ईरान में हिजाब विरोधी आंदोलन जोरों पर है। तो अब इस आंदोलन में स्कूली छात्राएं भी शामिल हो गई हैं, जिसके बाद इस आंदोलन के और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं ईरान के कई विश्वविद्यालयों में भी हिजाब का विरोध जारी है, जिनमें बंदर अब्बास, नजफाबाद और तेहरान के विश्वविद्यालय शामिल हैं, जहां छात्र जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। पुलिस ने बड़ी संख्या में छात्रों को जेल में डाल दिया है, जिसके विरोध में छात्र मार्च कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने इस्लामिक शासन से मांग की है कि जिन छात्रों को पुलिस ने जेल में डाला है उनको तुरंत रिहा किया जाए। ईरान के अलग अलग शहरों में हिजाब के खिलाफ महिलाएं भी विरोध दर्ज करवा रही हैं। ईरान के कुर्द बहुल इलाके के सकेश शहर में महिलाएं काले कपड़े पहनकर सड़कों पर उतरी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी ने इन प्रदर्शनों को अमेरिका और इजरायल की साजिश बताया, लेकिन इसके बावजूद विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुग्राम की रहने वाली एक महिला ने अपनी स्मार्ट वॉच की मदद से एक मोबाइल चोर को पकड़ लिया। ये महिला कुछ दिन पहले गुरुग्राम के सेक्टर 23 में खरीदारी करने पहुंची थी। महिला दुकानदार को अपने मोबाइल से पेमेंट कर ही रही थी कि तभी पीछे से एक चोर आया और उनका मोबाइल छीनकर भागने लगा। महिला और वहां खड़े लोगों ने मोबाइल चोर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से फरार हो गया। जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त महिला ने अपनी कलाई पर फिटनेस वाली स्मार्ट वॉच पहन रखी थी, जो कि उनके मोबाइल से कनेक्टेड थी। इसके बाद महिला ने अपनी स्मार्ट वॉच से जीपीएस ट्रैकर की मदद से मोबाइल को ट्रैक करना शुरू किया और 3 घंटे के भीतर ही चोर तक पहुंच गई। महिला ने जैसे ही चोर को पकड़ने की कोशिश की वो उनका मोबाइल फोन फेंक कर भाग गया। महिला का आरोप है कि चोर ने उनके पेमेंट ऐप का इस्तेमाल कर 51,000 रुपए निकाल लिए। अब बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल द्राज इलाके में आतंकियों की तलाश करते दिखे। इसके साथ ही सुरक्षा बलों ने आतंकियों की बड़ी साजिश को भी नाकाम कर दिया। 2 अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया, जिसके लिए सुरक्षा बलों के एक दस्ते ने उस इलाके को घेर लिया जहां आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। आतंकियों को जैसे ही सुरक्षा बलों की भनक लगी उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद रात भर रुक रुक कर गोलीबारी का सिलसिला जारी रहा। आतंकी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भाग न जाएं, इसलिए सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर तैनात थे। आतंकियों से आत्मसमर्पण करने के लिए भी कहा गया, लेकिन वो गोलीबारी करते रहे।
बाद में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया। फायरिंग की आवाज यहां द्रास में थमी ही थी कि सुरक्षा बलों को एक और संदेश मिला। सुरक्षा बलों को शोपियां के ही मोलो इलाके में जाने को कहा गया। मोलू पहुंचते ही सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और घर घर जाकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। आतंकियों को चारों ओर से घेर लिया गया। यहां भी सुरक्षा बलों ने आतंकियों से सरेंडर करने को कहा, लेकिन आतंकियों ने सरेंडर करने के बजाय फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी तुरंत जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ में लश्कर का एक स्थानीय आतंकी मार गिराया गया। वहीं द्रास इलाके में मारे गए आतंकियों में से 2 की पहचान हनान बिन याकूब और जमशेद के रूप में हुई है। ये दोनों हाल ही में पुलवामा के पिंगलाना में एसपीओ जावेद डार और पश्चिम बंगाल के एक मजदूर की हत्या में शामिल थे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। इससे पहले रक्षा मंत्री ने सेना के जवानों के साथ चमोली में शस्त्र पूजा की। आगरा के एक अस्पताल में भीषण आग लगने से अस्पताल संचालक समेत उनकी बेटा बेटी की मौत हो गई। आग लगने के बाद मरीजों को गंभीर हालत में बाहर निकालकर दूसरे अस्पताल में भेजा गया। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर 4 कारों और एक एम्बुलेंस की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सी लिंक पर एक एम्बुलेंस पहले हुए एक्सीडेंट में घायल लोगों को अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रही थी, तभी एक तेज रफ्तार कार वहां खड़ी गाड़ियों से टकरा गई। उत्तरकाशी में कल आए एवलांच में एवरेस्ट विजेता सविता कंसवाल की मौत हो गई है। सविता ने इसी साल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था। अमेरिका के फ्लोरिडा में तूफान इयान के गुजरने के बाद प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तूफान की वजह से कई लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद प्रशासन ने जगह जगह राहत शिविर तैयार किए हैं। उत्तराखंड के पौड़ी में एसडीआरएफ के जवान गहरी खाई में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान झाड़ियों में लोगों की तलाश करते नजर आए। ये रेस्क्यू ऑपरेशन एक बस हादसे के बाद चलाया गया, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई। जिसकी जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम हादसे वाली जगह पर पहुंची और लोगों को खाई से बाहर निकालने का काम शुरू किया। इस हादसे में 20 लोगों की जान बचाई जा सकी। इनमें से कई घायलों का अब भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। 20 हमने ऊपर लाए, जिनको हॉस्पिटलाइज करा, उनमें से 2-3 लोग क्रिटिकल भी हैं। बस हादसा पौड़ी जिले के बीरोखाल इलाके में हुआ। बताया जा रहा है कि बस बारातियों से भरी थी। बस में 45 से 47 लोग सवार थे, जो बस की क्षमता से ज्यादा थे। 45 लोग लेडीज बच्चे सब। बस में दूल्हे के करीबी रिश्तेदार भी सवार थे, जिनमें बच्चों की भी संख्या काफी थी। ज्यादा बच्चे थे, बच्चे को काफी मिला। हादसा मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे हुआ, जब अचानक बेकाबू बस पूर्वी नयार नदी की घाटी में जा गिरी। हादसे के बारे में लोगों को तब पता चला जब उन्होंने खाई से लोगों के चीख पुकार की आवाज सुनी। वहाँ पे एक छोटी लड़की रो रही थी, तब जाके पता चला कि बस, क्योंकि बस का तो पता नहीं चल रहा था अंधेरे में कहाँ है कैसे। हादसा शाम के वक्त हुआ, लिहाजा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में देरी के साथ साथ काफी मुश्किलें आईं। और सुबह सुबह जैसे जैसे अधिकारियों और राज्य के सीएम पुष्कर धामी को घटना की जानकारी मिली, वो मौके पर पहुंच गए। धामी ने अस्पताल जाकर भी घायलों का हाल जाना। लेकिन हादसे के बाद लोगों को खाई से ऊपर लाना एक चुनौती भरा काम रहा। यहाँ तक कि जिंदा बचे लोगों को भी खाई से ऊपर लाने के लिए आज सुबह तक का इंतजार करना पड़ा। 4-5 थे वहाँ जिंदा, 6 आदमी, उनको भी ऊपर नहीं लेता बाबा, वो सुबह तक आए आज। हादसे के बाद सबसे पहले स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सही समय पर प्रशासन से मदद मिल जाती तो और लोगों की जान बच सकती थी। अगर टाइम पे अगर ऊपर से कुछ मदद मिलती हमारे को तो शायद ये ना होता। और जब हम नीचे पहुंचे तो वहाँ जो 12-13 लोग बचे हुए थे, शायद वो आज हमारे बीच में होते। बस तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं होने और झाड़ियों की वजह से स्थानीय लोगों को भी घायलों की मदद करने में काफी परेशानी आई। हालांकि बाद में सीएम से लेकर अधिकारी तक मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। इस हादसे के बाद दूल्हे का परिवार काफी सदमे में दिखा, क्योंकि ये हादसा उस परिवार के लिए किसी आपदा से कम नहीं जो बस हादसे का शिकार हुई। उसमें दूल्हे के भाई, बहनोई और दूसरे नजदीकी रिश्तेदार सवार थे। यही वजह रही कि हादसे के बाद दूल्हा फूट फूट कर रोता दिखा। इस शख्स की शादी होनी थी, लेकिन जिस गांव बारात जा रही थी, ठीक उसके 1 किलोमीटर पहले बारातियों की बस हादसे का शिकार हो गई। अचानक ड्राइवर से उसके टूटने की आवाज आई, जिसकी वजह से वो सामने पीछे खाई में जाके गिर गया। और इस हादसे के बाद सड़क पर बिखरी पड़ी थी चूड़ियां और चुन्नियां और रोते बिलखते लोग। मध्य प्रदेश के इंदौर से भीड़ भरी सड़क पर कुछ लोगों ने एक युवक पर चाकुओं से हमला कर दिया। सरेआम हुए हमले की ये सनसनीखेज वारदात वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।
जिसमें साफ दिखा कि 4-5 बदमाशों ने एक युवक को घेरकर उस पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करना शुरू कर दिया। हमले का शिकार हुए युवक ने वहां लगे पंडाल में घुसकर बचने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उसे खींचकर बाहर निकाल लिया और उसको घेरकर चाकू से उस पर हमला करने लगे। कुछ बदमाश डंडों से उसे पीट रहे थे। रात 10:30 बजे के आसपास इंदौर के एरोड्रोम थाना क्षेत्र में जब ये वारदात हुई तब वहाँ काफी लोग आ जा रहे थे। पीड़ित युवक ने जब मदद की गुहार लगाई तो एक महिला समेत कुछ लोग बदमाशों की तरफ दौड़े। लोगों को अपनी ओर आते देख हमला कर रहे बदमाश वहां से भाग निकले। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी है और सीसीटीवी की मदद से 2 आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक ये मामला आपसी रंजिश का है। प्रथम दृष्टया ऐसा मालूम पड़ा है कि इनकी पुरानी रंजिश चल रही थी। चाकूबाजी में घायल युवक अस्पताल में भर्ती है, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। सिंदूर खेला के साथ मां की विदाई की गई। दुर्गा पूजा के आखिरी दिन देश के कई शहरों में महिलाओं ने एक दूसरे को रंग लगाया। इस मौके पर महिलाओं ने मां दुर्गा को सिंदूर लगाकर विदाई दी। ऐसा पति के सौभाग्य और उनकी लंबी उम्र के लिए किया जाता है। बंगाली समुदाय के लोग मां दुर्गा को सिंदूर चढ़ाते हैं। इसके साथ ही भव्य पंडाल में मौजूद सभी महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। उत्तर कश्मीर के हंदवाड़ा में एक बार फिर से घंटियों की गूंज सुनाई दी, क्योंकि आतंकवाद के दौर में यहां स्थित प्राचीन गणेश मंदिर की मूर्तियां खंडित कर दी गई थी और मंदिर को जला दिया गया था। लेकिन सनातन धर्म सभा और स्थानीय पुलिस समुदाय की कोशिश ही थी कि जिसकी वजह से 33 साल बाद इस प्राचीन गणेश मंदिर में घंटे घड़ियालों की आवाज गूंजी। पहले तो मंदिर की मरम्मत की गई और उसके बाद मूर्तियों की स्थापना कर पूजा का आयोजन किया गया। 4 मार्च 1990 को यहाँ आखिरी बार पूजा हुई थी, तो अब एक बार फिर से इस प्राचीन मंदिर में पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। तो आज माता भद्रकाली की यात्रा जो आई है, वो उनके मन में ये आया कि हम भी पहले यहाँ का दर्शन करेंगे। इस प्राचीन गणेश मंदिर के बाहर एक कुआं भी है, जिसकी साफ सफाई मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की और उसके पैसे भी नहीं लिए। तो हमारा पैगाम यही रहेगा कि हर हमेशा वही भाईचारा जो था, फिर से वो भाईचारा जो है कायम है। करीब 3 दशकों से अधिक समय के बाद इस प्राचीन मंदिर के खुलने से यहाँ के बाशिंदे बेहद खुश हैं और मुस्लिम समुदाय भी चाहता है कि जो लोग यहाँ से पलायन कर गए वो वापस आ जाएं। वहीं संसदीय समितियों में हुए फेरबदल में कांग्रेस और टीएमसी को तगड़ा झटका लगा है और कई अहम समितियों में उन्हें जगह नहीं मिली है। फेरबदल के बाद गृह, रक्षा, विदेश, वित्त, आईटी और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी 6 अहम संसदीय समितियों का नेतृत्व बीजेपी और सहयोगी दलों के पास चला गया है। ममता बनर्जी की टीएमसी को किसी भी संसदीय समिति की अध्यक्षता नहीं मिली है। गृह विभाग से जुड़ी संसदीय समिति के अध्यक्ष पद पर कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की जगह बीजेपी सांसद और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर बृजलाल को लाया गया है। इसी तरह सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी संसदीय समिति में अब शशि थरूर की जगह शिंदे गुट के सांसद प्रताप राव जाधव को अध्यक्ष बनाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की संसदीय समिति का नया अध्यक्ष बीजेपी के भुवनेश्वर कलिता को बनाया गया है। पहले ये पद समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव के पास था। हालांकि कांग्रेस सांसद जयराम रमेश को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर संसद की स्थायी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इन दिनों ऑडियो लीक्स के कारण सियासत गर्म है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पूर्व पीएम इमरान खान के ऑडियो जमकर वायरल हो रहे हैं, जबकि इस बीच एक हैकर ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के बारे में सनसनीखेज दावा किया है। इस हैकर का कहना है कि पीएमएलएन नेता और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को जेल में रखने के दौरान बुशरा बीबी के कहने पर उनके बाथरूम में सीक्रेट कैमरा लगा दिया गया था। इसका मकसद मरियम का नहाते हुए न्यूड वीडियो बनाना था। बुशरा बीबी ने इमरान खान को कहा नवाज के बाथरूम में कैमरे लगाए जाए ताकि जरूरत पर हम मरियम नवाज को ब्लैकमेल कर सके। वैसे इससे पहले मरियम नवाज भी कई बार ये कह चुकी हैं कि जेल में उनके बाथरूम में सीक्रेट कैमरा लगाया गया था। अगर मेरी वीडियो जो नैब में इन्होंने बनाई थी वो और मैं रात को अपने नाइट सूट में थी, ये कमरे पे इन्होंने 12 बजे धावा बोला, 15-20 लोग थे। अनजान हैकर ने कई और खुलासे भी किए हैं। मसलन इमरान खान को गंदी आदतें थी। इमरान खान अपने मातहतों को गालियां देते थे। उनकी पत्नी बुशरा बीबी नवाज शरीफ को मरवाना चाहती थी। हैकर ने दावा किया है कि वो जल्द ही इस बाबत नए ऑडियो टेप रिलीज करेगा। यहाँ सूरत के एक गरबा पंडाल में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई।
गुजरात के सूरत में गरबा पंडाल में मुस्लिम सुरक्षाकर्मी रखने पर जमकर हंगामा हुआ। पंडाल में काम कर रहे मुस्लिम बाउंसर्स की मौजूदगी पर बजरंग दल ने ऐतराज जताया, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और मुस्लिम गार्ड्स के बीच झड़प हुई। कोलकाता में दुर्गा पूजा के आखिरी दिन महिलाओं ने एक दूसरे के साथ सिंदूर खेला उत्सव मनाया। सिंदूर खेला के बीच सभी ने ढोल नगाड़ों के साथ मां दुर्गा को दी विदाई। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार 2 युवकों में से एक को झुलसने से चोट आई, वहीं दूसरे ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। पुणे के एक स्टार्टअप कंपनी ने देश का पहला मानव वाहक ड्रोन बनाया है। वरुण नाम का ये ड्रोन 130 किलो वजन उठाकर लगभग 30 मिनट तक उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन को जल्द ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल परीक्षणों के जवाब में बीते दिन अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया। इस संयुक्त मिसाइल परीक्षण में अमेरिका ने 2 और दक्षिण कोरिया ने अपनी 3 मिसाइलें दागी। वहीं अमेरिका के कैलिफोर्निया से सड़क पर फराटा भरती हुई कार की तस्वीरें सामने आई है। इस कार में चोर सवार थे और पुलिस से बचने के लिए गाड़ी को तेजी से भगा रहे थे। कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसके पहियों में आग लग गई। काफी देर तक हाईवे पर गाड़ी फर्राटा भरती रही। तेज स्पीड के कारण कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद कार का एक पहिया तक निकल गया। हालांकि कार सवार फिर भी गाड़ी भगाता रहा। काफी देर तक कैलिफोर्निया के हाईवे पर चोर पुलिस का खेल चलता रहा। पुलिस पीछा करती रही और चोर कार को भगाते रहे। तेज रफ्तार से भाग रही गाड़ी तब रुकी जब वो एक कंटेनर से जा टकराई। इसके बाद गाड़ी में सवार 2 लोग बाहर निकले और भागते हुए नजर आए। कार सवार हाईवे पर भारी ट्रैफिक के बीच भागने लगे। उन्होंने कई लेन पार की और सड़क के दूसरी तरफ निकल गए। काफी देर की मशक्कत के बाद चोरों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। आज दशहरा के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला पहुंचे और एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने आतंकवाद के खात्मे को लेकर हुंकार भरी और कहा कि अब घाटी आतंकी अड्डों से धीरे धीरे टूरिस्ट स्पॉट में तब्दील हो जा रही है। जबकि इसी बहाने अमित शाह ने परिवारवाद पर भी प्रहार किया और महबूबा मुफ्ती को आड़े हाथों लिया, जिन्होंने ट्वीट कर कहा था कि कश्मीर के विकास के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया है, इसका हिसाब भी अमित शाह को देना चाहिए। 70 साल तक आपके 3 परिवारों ने यहाँ शासन किया, उन्होंने क्या किया उसका हिसाब जरा बाद में देना। वैसे महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर खुद को नजरबंद करने का आरोप भी लगाया है, जबकि अमित शाह जनसभा में उमड़ी भीड़ के जरिए भी उन पर जुबानी वार करते नजर आए। जब कार्यक्रम शुरू हुआ तब मुझे बताया गया बारामुल्ला जा रहे हो, सुनने कौन आएगा। यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने महबूबा मुफ्ती समेत फारूक अब्दुल्ला पर भी निशाना साधा। पहले कश्मीर के अंदर जमहूरियत की व्याख्या थी 3 परिवार, 87 विधायक और 6 सांसद। इससे पहले अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के हालातों पर एक समीक्षा बैठक भी ली थी, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और दूसरे सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे। और अगर सूत्रों की माने तो इस मीटिंग में अमित शाह ने आर्टिकल 370 हटने के बाद सुरक्षा के हालातों को जायजा भी लिया। हाल के दिनों में टारगेट किलिंग की घटनाओं पर चर्चा की और सुरक्षा बलों को इससे निपटने के कड़े निर्देश भी दिए। अमित शाह ने बारामुल्ला में अपने भाषण के दौरान इस ओर इशारा भी किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में सीमा पार से आतंकवादियों के घुसपैठ में कमी देखी गई है, जो केंद्र सरकार की ठोस रणनीति और सुरक्षा बलों के साहस से ही मुमकिन हो पाया है। इसको मोदी सरकार सहन नहीं करेगी। दहशतगर्दी को हम जम्मू कश्मीर से उखाड़ सकते हैं। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने की भी बात कही। उन्होंने ऐलान किया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठोस रणनीति बनाकर काम किया जाएगा और केंद्र सरकार इसके लिए आर्थिक मदद भी देगी। कश्मीर में घाटी में सबसे ज्यादा साल के 6 लाख सैलानी आया करते थे, अक्टूबर तक 22 लाख प्रवासी यहाँ आ चुके हैं। धारा 370 के हटाए जाने के 3 साल बाद अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाने की तैयारी है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी सियासी समीकरण बनाने में जुट गई है। बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपना जनाधार बढ़ाने के साथ लोगों से सीधा संवाद स्थापित करना चाहती है। बीजेपी ये भी साबित करना चाहती है कि जम्मू कश्मीर में अब सब कुछ सही है। इसकी एक झलक बारामुल्ला में अमित शाह की रैली के दौरान भी दिखी। जब अमित शाह ने अपना भाषण शुरू करने से पहले सुरक्षा के लिए मंच पर लगाए गए बुलेट प्रूफ शीशे को हटवा दिया।
गृह मंत्री ने इससे पहले भी अक्टूबर 2021 में श्रीनगर यात्रा के दौरान ऐसा ही किया था। अब तरह तरह के मोबाइल फोन चार्जर के इस्तेमाल से जुड़ी उलझनों को दूर करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने एक बड़ा फैसला लिया है। यूरोपियन यूनियन ने मंगलवार को अब कानून पर मुहर लगा दी कि यूरोप में अब सी टाइप के चार्जर ही बेचे जा सकेंगे। यूरोपियन यूनियन की संसद में हुई वोटिंग में सी टाइप चार्जर के पक्ष में 602 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में सिर्फ 13 लोगों ने वोट किया। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि अब मोबाइल, हेडफोन, टैबलेट और कैमरे समेत सभी गैजेट के लिए कंपनियों को सी टाइप चार्जर देना होगा। यूरोपियन यूनियन ने इस फैसले को अमल में लाने के लिए कंपनियों को 1 साल का वक्त भी दिया है। सी टाइप चार्जर जरूरी करने का फैसला अगले साल यानी 2024 के अंत तक पूरे यूरोप में लागू हो जाएगा। इस फैसले से सबसे तगड़ा झटका दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी एप्पल को लगेगा, क्योंकि उसे अपनी सभी प्रोडक्ट के चार्जिंग पोर्ट बदलने पड़ेंगे, क्योंकि एप्पल अपने आईफोन, आईपैड और एयरपैड समेत किसी भी डिवाइस में सी टाइप चार्जर का इस्तेमाल नहीं करता है। और अब यूपी के बरेली में शस्त्र पूजा के दौरान खुलेआम हथियार लहराए गए। इस दौरान कानून व्यवस्था की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गई। पंजाबी महासभा ने बरेली में शस्त्र पूजा का आयोजन किया था। शस्त्र पूजा के बाद यहां खुलेआम फायरिंग की गई। यहां लोगों ने एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की। खुलेआम फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बीच बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने विजयदशमी के मौके पर अपनी पार्टी का तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया है। इस मौके पर पार्टी प्रमुख केसीआर खुद मौजूद रहे, जबकि उनके समर्थकों ने हैदराबाद की सड़कों पर देश का नेता केसीआर वाले पोस्टर भी लगा दिए। हैदराबाद में पार्टी की मीटिंग के दौरान केसीआर ने ऐलान किया कि अब से तेलंगाना राष्ट्र समिति को भारत राष्ट्र समिति के नाम से जाना जाएगा। The party general body meeting unanimously resolved to change the name of the party from Telangana Rashtra Samiti to Bharat Rashtra Samiti. इसके जरिए तेलंगाना की राज्य सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का देश भर में प्रचार करेगी, जबकि केसीआर के इस कदम को टीआरएस के राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने और बीजेपी से लोहा लेने के तौर पर देखा जा रहा है। केसीआर के राष्ट्रीय पार्टी के शुभारंभ के मौके पर जेडीएस के नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी भी अपने विधायकों के साथ मौजूद रहे। इस साल जून में केसीआर ने टीआरएस नेताओं के साथ एक राष्ट्रीय पार्टी बनाने पर चर्चा की थी। हालांकि तब नई पार्टी के विचार पर कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया था। वहीं दिल्ली के लोगों को अब मास्क पहनने से छूट मिल गई है। दिल्ली में अब मास्क न पहनने पर जुर्माना नहीं लगेगा। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डीडीएमए ने मास्क न पहनने पर लगने वाले 500 रुपए के जुर्माने को खत्म कर दिया है। कानपुर में भीषण बारिश से रामलीला आयोजनों के साथ रावण का भी बुरा हाल हो गया है। कानपुर के परेड ग्राउंड में रावण दहन का आयोजन किया गया, लेकिन बारिश के चलते पुतले बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर दशहरा कार्यक्रम बाधित हुए। मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली। विजयदशमी के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम शिवराज ने उज्जैन के दशहरा उत्सव में भी हिस्सा लिया। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा के यमुनानगर में बड़ा हादसा हुआ है। जलता हुआ रावण का पुतला लोगों पर गिरा। ये खबर आ रही है यमुनानगर से। हादसे में कई लोगों के झुलसने की भी अपडेट इस वक्त आ रही है। हरियाणा के यमुनानगर में बड़ा हादसा, जलता हुआ रावण का पुतला लोगों पर गिरा और इस हादसे में कई लोगों के झुलसने की खबर। रावण दहन के दौरान हरियाणा के यमुनानगर में बड़ा हादसा, जलता हुआ रावण का पुतला लोगों पर जा गिरा। इस हादसे के चलते कई लोगों के झुलसने की खबर आ रही है। वहीं हिमाचल में जल्द ही विधानसभा चुनाव का आगाज होने वाला है। उससे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल के दौरे पर पहुंचे। यहां पीएम कुल्लू का ऐतिहासिक दशहरा देखने भी पहुंचे। उन्होंने हिमाचल को एम्स अस्पताल के रूप में बड़ी सौगात दी।
जिसके लिए पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर सीधे बिलासपुर के एम्स अस्पताल में उतरा। पीएम मोदी ने हिमाचल दौरे की शुरुआत एम्स के लोकार्पण से की। बिलासपुर एम्स 1470 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और राज्यपाल राजेंद्र नाथ आर्लेकर भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने एम्स परिसर का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर बिलासपुर एम्स के निदेशक भी मौजूद रहे। उन्होंने पीएम मोदी को अस्पताल के बारे में विस्तार से बताया। एम्स भी अब बिलासपुर और हिमाचल की जनता की आन बान शान बढ़ा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज मेडिकल टूरिज्म का दौर है। हिमाचल में मेडिकल टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। और पीएम मोदी ने बिलासपुर में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का भी उद्घाटन किया। बिलासपुर एम्स से सीधे पीएम मोदी लुहणु मैदान में पहुंचे और वहां होने वाली जनसभा के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने रणसिंघा फूंक कर विजय का शंखनाद किया। पीएम ने लुहणु मैदान में अपना संबोधन पहाड़ी भाषा में नयना देवी का जयकारा लगाकर किया। जय माता नैना देवियारी, जय बजिए बाबेरी, बिलासपुरालियो और धन्य हो गया। प्रधानमंत्री ने लुहणु में मंच के साथ बनाए गए हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल डिवाइस पार्क के मॉडल का निरीक्षण किया। पीएम मोदी ने इन परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी ली। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज देश का एकमात्र संस्थान है। वहीं पीएम मोदी ने नालागढ़ में बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क का वर्चुअल शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। पहले सरकारें शिलान्यास का पत्थर लगाती थी और चुनाव निकलने के बाद भूल जाती थी। इससे पहले लुहणु मैदान पहुंचने पर पीएम मोदी का नारों के साथ स्वागत किया गया। और इसके बाद पीएम मोदी कुल्लू दशहरा देखने के लिए ऐतिहासिक ढालपुर मैदान पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। मंच पर पीएम मोदी एक पहाड़ी टोपी में नजर आए। इससे पहले भगवान रघुनाथ जी का रथ और पीएम मोदी एक साथ ढालपुर मैदान में पहुंचे। मैदान में चारों ओर पीएम मोदी के नारे लग रहे थे। मंच पर पहुंचने पर पीएम मोदी को शॉल और टोपी भेंट दी गई। पीएम को रघुनाथ परिवार की मूर्ति भी दी गई, जिसके बाद पीएम मोदी भगवान रघुनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए प्रोटोकॉल तोड़कर रथ के पास पहुंचे। पीएम मोदी हजारों की भीड़ के बीच भगवान रघुनाथ के रथ के पास पहुंचे। पीएम मोदी ने भगवान रघुनाथ के आगे माथा टेका। भगवान रघुनाथ की ओर से पीएम मोदी को फूलों की माला, दुपट्टा और प्रसाद भेंट किया गया। कुल्लू के ढालपुर मैदान में पीएम मोदी 45 मिनट से ज्यादा रुके और इसके बाद पीएम मोदी का काफिला भुंतर एयरपोर्ट पहुंचा, जहां से वो दिल्ली लौट गए। कुल्लू के मैदान में पीएम मोदी को देखने के लिए लोगों में होड़ लग गई थी। इसी होड़ में बताया जा रहा है कि एक बच्ची घायल हो गई। मंच से पीएम मोदी ने जब बच्ची को देखा तो उसका हाल जाना। मैदान में हर कोई पीएम मोदी की नजदीक से झलक पाने को आतुर दिख रहा था। जिस दौरान पीएम मोदी भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा में शामिल होकर रस्सी खींच रहे थे, उस दौरान भीड़ को संभालना मुश्किल हो रहा था। जब पीएम भगवान रघुनाथ के रथ के पास पहुंचे, तब भी भीड़ को संभालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। पीएम मोदी ने कुल्लू के मैदान से ही देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। आप सभी को, संपूर्ण देशवासियों को विजयादशमी के अवसर पर अनंत अनंत शुभकामनाएं। भगवान रघुनाथ के दर्शन के बाद पीएम मोदी जब ढालपुर मैदान से लौट रहे थे तो उन्होंने हाथ जोड़कर सभी को शुक्रिया कहा। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं मुंबई, जहां से शिवसेना की दशहरा रैली की तस्वीरें आ रही हैं। ये दो तस्वीरें उन दोनों गुटों की हैं जो शिवसेना में बट गए हैं। एक तरफ है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुट, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का गुट। तस्वीरें आज दशहरा के दिन की जो धूमधाम से शिवसेना के कार्यकर्ता, शिवसेना के तमाम बड़े लीडर मनाते हैं। एकनाथ शिंदे गुट को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की इजाजत नहीं मिली थी। उद्धव ठाकरे ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करते हुए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दशहरा के आयोजन में उस गुट के साथ पहुंचे जो उनके साथ है। शिवसेना का जो बंटवारा है वो साफ नजर आता है। उद्धव ठाकरे शिवाजी पार्क में अपने समर्थकों के साथ दशहरा रैली में। दसरा मेळावा, एक नेता, एक झेंडा आणि एकच मैदान अशी वैभवशाली परंपरा असलेला ऐतिहासिक दसरा मेळावा। दशहरा रैली दरअसल मुंबई में ये शिवसेना की विरासत की जंग भी एक तरह से नजर आती है दोनों गुटों के बीच। एक तरफ है उद्धव ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे के बेटे और अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, और एक तरफ है एकनाथ शिंदे जिन्होंने हाल ही में साफ कर दिया है बंटवारा शिवसेना का। दोनों ही मैदान में पहुंच चुके हैं। उद्धव ठाकरे शिवाजी पार्क में अपने समर्थकों के साथ, शिवसेना के कार्यकर्ताओं के साथ ऐतिहासिक दशहरा रैली जो हर साल
शिवसेना वही मनाती है, लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे गुट भी दशहरा मना रहा है अलग से। एक बेकाबू कार हादसे का शिकार हुई। हादसे का शिकार तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आ रही हैं। यहां घर के बाहर एक कार पलट गई। जैसे ही कार चालक ने गाड़ी आगे बढ़ाई, अगले ही पल सामने से आ रहे स्कूटी को बचाने के चक्कर में कार बेकाबू होकर पलट गई। तस्वीरों में देखिए, कार चालक गाड़ी को आगे बढ़ाता है। कुछ ही देर बाद गाड़ी सामने की तरफ घर की सीढ़ियों पर चढ़ गई, जिसके बाद कार सड़क पर पलट गई। वहां खड़े लोगों ने कार के अंदर फंसे लोगों को निकाल लिया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक अस्पताल आग की लपटों में घिरा दिखाई दिया। जब अस्पताल में आग लगी तब वहां कई डॉक्टर और मरीज मौजूद थे। इनमें कई मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जो अस्पताल में लगी आग में फंसकर रह गए, क्योंकि अस्पताल की दूसरी मंजिल पर लगी आग तेजी से भड़की और देखते ही देखते एक बड़े हिस्से को चपेट में ले लिया। आग भड़की तो अस्पताल के अंदर और बाहर चीख पुकार मच गई। ये मधुराज हॉस्पिटल है जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ और इस हादसे में बेसमेंट में हॉस्पिटल चल रहा था। ऊपरी मंजिल पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काले धुएं के निशान बने हुए हैं। आनन फानन में अस्पताल में फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू किया है। गंभीर मरीजों को तुरंत दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। इस पूरे हादसे के अंदर जो डॉक्टर राजन है, उनकी दर्दनाक मौत हुई है। उनकी बेटी शालू की मौत हुई है। इसके अलावा जो बेटा ऋषि था, उनकी मौत हुई है। यानी कि परिवार पूरी तरह से हादसे का शिकार हुआ है। बताया जा रहा है कि आग दूसरी मंजिल पर रखे गद्दों में लगी और कुछ ही देर में पूरी दूसरी मंजिल आग की चपेट में आ गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें अस्पताल के मालिक, उनका बेटा और बेटी शामिल हैं। शुरुआती जांच के बाद पुलिस का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। गृह मंत्री अमित शाह ने बारामूला में एक रैली को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने बारामूला में रैली को संबोधित किया। गृह मंत्री ने कहा कि पहले कश्मीर टेररिस्ट का हॉटस्पॉट था, लेकिन अब टूरिस्ट हॉटस्पॉट बना है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी के नए नाम का ऐलान किया है। राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने की कवायद के साथ तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी TRS का नाम बदलकर अब भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सेना का चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो गया। हादसे में एक पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल सौरभ यादव शहीद हो गए। वहीं दूसरे पायलट का फिलहाल आर्मी हॉस्पिटल में इलाज जारी है। यूपी के बरेली में शस्त्र पूजा के दौरान खुलेआम हथियार लहराए गए। इस दौरान कानून व्यवस्था की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। पंजाबी महासभा ने बरेली में शस्त्र पूजा का आयोजन किया था और इसी दौरान खुलेआम फायरिंग भी की गई। उत्तरी थाईलैंड में तेज बारिश के बाद बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। राजधानी बैंकॉक में बाढ़ के चलते कई घरों में पानी भर गया है, जिसके बाद लोग अपने घर छोड़कर जाने को मजबूर हो गए हैं। यहाँ फिल्म आदिपुरुष को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस फिल्म में हनुमान रावण के लुक पर हिंदू संगठनों को आपत्ति है। इतना ही नहीं, भगवान श्री राम को जिस तरह दिखाया गया है उसको लेकर भी विवाद शुरू हो गया है, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा कि फिल्म में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के साथ साथ रावण और हनुमान जी को जिस तरह दिखाया गया है वो सनातन धर्म का अपमान है। को तुरंत बैन लगाया जाए, क्योंकि रावण का वो रोल नहीं था जो रोल बताया जा रहा है। मथुरा के संतों ने कहा कि फिल्म को हिट कराने के लिए जानबूझकर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का चलन चल गया है। संतों ने फिल्म के डायरेक्टर से आपत्तिजनक सीन को हटाने की मांग की है। ठाकुर जी का अपमान, ईश्वर का अपमान, भगवान का अपमान अब कोई सहन नहीं करेगा। भगवान श्री राम के किरदार को चमड़े की चप्पल पहनाने पर भी हिंदू संगठनों में नाराजगी है, जबकि हनुमान के किरदार को दाढ़ी में दिखाने का विरोध पहले से ही हो रहा है। सनातन धर्म से खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इनको इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। फिल्म में रावण के लुक पर भी हिंदू महासभा और विश्व हिंदू परिषद ने आपत्ति जताई है। वहीं दशहरे के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के चमोली में शस्त्र पूजा की। इस दौरान सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री ने मंत्रोच्चार के बाद शस्त्रों पर तिलक किया। पहले हिंदू रीति रिवाज से शस्त्रों की पूजा की गई, इसके बाद इस्लामी रीति से शस्त्रों की पूजा की गई। ऐसे मौके पर रक्षा मंत्री ने प्रदर्शनी भी देखी, जिसके बाद जवानों के साथ नाश्ता किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने जवानों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। और सब आनंद है ना? मैं आ गया विजयादशमी के अवसर पर आपको विजयों से मिलने, आपको शुभकामनाएं देने।
रक्षा मंत्री ने सैन्य अधिकारियों और जवानों के साथ फोटो भी खिंचवाई। इस दौरान भारत माता के जयकारे से पूरा इलाका गूंज उठा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में जवानों ने देशभक्ति के गीत भी गाए। इस दौरान रक्षा मंत्री भी साथ में तालियां बजाते नजर आए। कुछ देर तक चमोली का ओली मिलिट्री स्टेशन देशभक्ति के गीतों से गूंजता रहा। जवानों ने रक्षा मंत्री के सामने देशभक्ति के एक के बाद एक कई गीत पेश किए। इस दौरान जवानों के साथ रक्षा मंत्री भी काफी उत्साहित दिखे। रक्षा मंत्री ने ये कहकर जवानों का हौसला बढ़ाया कि आप लोगों के बीच आकर उनका मनोबल ऊंचा होता है। आप सबको कल्पना नहीं होगी कि आप लोगों के बीच आकर हम लोगों का हौसला कितना बुलंद होता है। राजनाथ सिंह ने दशहरे में की जाने वाली शस्त्र पूजा का भी महत्व बताया। उन्होंने कहा कि भारत में शास्त्रों की भी पूजा होती है और शस्त्रों की भी। भारत दुनिया का अकेला देश है जहाँ शास्त्रों की भी पूजा होती है और शस्त्रों की भी पूजा होती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना के जवानों के कारण ही देश सुरक्षित है। उन्होंने गलवान में चीन से झड़प के वक्त सेना के जवानों के काम की तारीफ की। गलवान में जो कुछ भी हुआ, हमारे सेना के जवानों ने जो करिश्मा दिखाया कि आपने पासा पलट दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने कभी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम छेड़ते नहीं, लेकिन कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। वहीं गाजियाबाद के लोनी में पुलिस के जवान और कुछ लोग एक टूटे हुए मकान का मलबा हटाते हुए नजर आए। ये मकान रसोई गैस सिलेंडर में हुए धमाके की चपेट में आकर गिर गया, जिसके बाद मकान में मौजूद कई लोग मलबे में दब गए। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग और पुलिस के कुछ जवान वहां पहुंचे और मलबा हटाकर लोगों को बाहर निकालने में जुट गए। कई घंटे के रेस्क्यू के बाद बिल्डिंग का मलबा साफ किया गया। सिलेंडर ब्लास्ट कितना भीषण था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। बिल्डिंग का मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीन तक की मदद ली गई। इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घर में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लगी थी और सिलेंडर फटने के कारण जो है मकान गिरने की जो प्रथम दृष्टया जो बात ज्ञात हो रही है, इसमें जो 4 लोगों की अभी तक डेथ हुई है और 2 लोग घायल हैं। सिलेंडर ब्लास्ट की वजह गैस लीकेज बताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि सुबह के वक्त घर में मौजूद महिलाएं जब खाना बना रही थी, उसी दौरान सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद जोरदार धमाके के साथ 2 मंजिल मकान ढह गया। वहीं थाईलैंड एयरपोर्ट पर एक भारतीय शख्स की हरकत ने सबको हैरान कर दिया। विदेशी एयरपोर्ट पर भारतीय शख्स का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक जब इस शख्स को विमान में गुलाब जामुन का डिब्बा ले जाने से मना कर दिया गया, तो इसने वहीं पर डिब्बा खोलकर खुद और स्टाफ को गुलाब जामुन खिलाने शुरू कर दिए। अमेरिका के कैलिफोर्निया से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ बड़े फिल्मी अंदाज में चोरों ने गाड़ी में बैठकर पुलिस से बचने की कोशिश की। वीडियो में पुलिस चोरों का पीछा करते हुए नजर आ रही है। वहीं चोर भी पुलिस को कई बार चकमा देने में कामयाब रहे, लेकिन आखिरकार पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया। कनाडा के सबसे मशहूर पर्यटन स्थलों में से एक नायग्रा फॉल्स का ये वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को काफी पसंद आ रहा है। आपने नायग्रा फॉल्स की कई तस्वीरें और वीडियो देखे होंगे, लेकिन नायग्रा फॉल्स का आसमान से लिया गया ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर हो रहा है।